बेटा, हट्टे कट्टे दामाद जी को ऐसे बैठकर रोटी तोड़ते हुए शर्म नहीं आती? कब तक दूसरों के भरोसे बैठकर खाता रहेगा? जब वह अपनी पत्नी और बच्चों के खर्च भी नहीं उठा सकता, तो फिर क्यों की उसने शादी? क्यों किए बच्चे पैदा? माँ, यह तुम बोल रही हो? अपने दामाद के लिए? शादी के बाद भी कविता की आदतें नहीं बदली। मायका उसके लिए एक बैंक की तरह था, जहाँ वह बिना झिझक आती और अपनी मनमर्जी के हिसाब से पैसे ले जाती। शुरुआत में तो सब ठीक था, क्योंकि कविता के भाई नितिन की शादी नहीं हुई थी। घर के खर्चे भी कम थे, नितिन पर जिम्मेदारियां भी कम थी, इसलिए वह कविता की मदद कर देता। नितिन की माँ सुमित्रा देवी कहती भी, नितिन, कविता तुम्हारी बहन है, मुसीबत में उसका हाथ नहीं पकड़ोगे तो कौन पकड़ेगा? नितिन से भी जितना हो सकता था वह करता था। धीरे धीरे नितिन की भी शादी हो गई, उसके भी खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, और इधर कविता की मांगे कम होने की बजाय और भी बढ़ गईं। अब वह बस अपने लिए ही नहीं, बच्चों के नाम पर भी पैसे मांगने लगी। नितिन, बच्चों की फीस दे दो, इनकी अभी सैलरी नहीं आई है। स्कूल से बार बार फोन आ रहा है, तो कभी बच्चों के लिए एक ड्रेस लेनी है, तो कभी डॉक्टर को दिखाना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं। अब भला ऐसी ऐसी मांग पर नितिन पैसे कैसे नहीं देता? अगर पैसे पास में ना हो तो भी कहीं ना कहीं से उधार ला कर देता, लेकिन देता जरूर था। और तो और, कविता जब भी मायके आती, सामान की एक लंबी लिस्ट साथ लेकर जरूर आती। एक दिन तो हद हो गई, कविता सुबह सुबह ही रोती हुई मायके आ थमकी और रोते हुए सुमित्रा देवी से बोली, माँ, मेरे पति की नौकरी चली गई, घर में खाने तक को नहीं है। अगर आप लोग थोड़ी सी मदद कर दो तो मेरा घर चल जाएगा। बेटी का दुख देख सुमित्रा देवी का दिल पिघल गया। आखिर वह कविता की माँ थी, उनके पास जितने भी रुपए पैसे थे उन्होंने कविता को दे दिए। नितिन ने भी अपने पास से कुछ पैसे निकालकर कविता के हाथ पर रख दिए, लेकिन ये पैसे कविता के लिए बस आज के ही खर्चे थे। उसके बाद तो जैसे कविता ने मायके पर अस्थाई चंदा लगा दिया हो। महीने में एक बार नहीं, हफ्ते में दो दो बार आने लगी। कभी पति की बीमारी का बहाना, तो कभी बच्चों की फीस, कभी गैस सिलेंडर, कभी राशन। हर रोज एक नया दुख, एक नए आंसुओं की कहानी। और यह कहानी थमने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे 4 महीने हो गए। अब नितिन की पत्नी मेघा इस नाटक से तंग आने लगी। आज तक वह इन सब के बीच कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, जिसके चलते घर में मेघा और सुमित्रा देवी के बीच कविता की मांगों को लेकर तकरार बढ़ने लगी। सुमित्रा देवी कविता की तरफदारी करती तो मेघा उन्हें समझाती, माँ जी, घर का खर्च पहले से ही ज्यादा है, ऊपर से आपकी दवाई का खर्च अलग से। और सबसे बड़ी बात, आपको भी अच्छे से पता है कि इनकी सैलरी कितनी है, कमाई कितनी है। इनका हाथ तो पहले से ही तंग है, दो दो परिवार संभालना आसान नहीं होता। आखिर कब तक वह अपनी बहन की जिम्मेदारियों को लेकर चलते रहेंगे? उनकी शादी हो गई है, उनके पति हैं, अब वह देखें अपने परिवार का खर्च। आपके बेटे आपको और आपके परिवार को देखेंगे, ना कि जिंदगी भर बहन का ठेका लेकर बैठे रहेंगे। अगर आपके दामाद की इतनी भी औकात नहीं कि वह अपने परिवार का खर्च देख सके, तो भेज दो दीदी और बच्चों को, लेकिन हम उनके खर्च बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। उनको बैठाकर जिंदगी भर नहीं खिला सकते। बहू की बातें सुन सुमित्रा देवी हैरान थी। फिर मेघा ने खुद को संभालते हुए सुमित्रा देवी को समझाते हुए कहा, माँ जी, हम मदद करने से नहीं भाग रहे, लेकिन यह मदद नहीं, दीदी की आदत बन चुकी है। हर बार रोकर पैसे लेना यह ठीक नहीं है। आखिर यह सब कब तक चलेगा? आप खुद सोच कर देखिए, कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं जो खुद के खर्च पूरा करके किसी और के खर्च को उठा सके। बहू की बात सुनकर पहले तो सुमित्रा देवी गुस्सा हुई, घूरते हुए मेघा को देखने लगी, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें मेघा की बातों में दम भी नजर आ रहा था। भले ही उनकी बोली कड़वी थी, लेकिन सच्ची थी। अब धीरे धीरे सुमित्रा देवी को एहसास होने लगा कि कविता की दुनिया बस मायके के पैसों के भरोसे ही चल रही है। उसका पति अच्छा खासा हट्टा कट्टा जवान होकर घर बैठा पड़ा है, आराम से पैसे मिल रहे हैं, खर्च चल रहा है, तो कमाने की उसे कोई फिक्र नहीं है। और ना ही कविता उसे
कमाने के लिए कहीं दूर भेजना चाहती है। चाहे उसके चक्कर में उसका मायका टूट जाए या भाई परेशान हो जाए, कहीं से उधार लेकर, कर्ज लेकर उसे पैसे दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुमित्रा देवी ने मन ही मन सोच लिया कि इस बार कविता जब भी आएगी तो वह उसे अच्छी तरह समझा देगी कि बेटा, हर चीज की एक लिमिट होती है। अब अपने पति को दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए बोलो। उसे कहो कि जाकर कमाई करे। आखिर कब तक दूसरे की कमाई पर अपना पेट पालोगे। सुमित्रा देवी अभी यह सारी बातें कविता से कहने की सोच ही रही थी कि एक दिन पड़ोस की एक काकी, जिनकी बेटी की शादी भी कविता के गांव में ही हुई थी, उन्होंने सुमित्रा देवी को बताया कि सुमित्रा बहन, तुम तो कहती थी कि तुम्हारे दामाद की नौकरी छूट गई है। मैंने अपनी बेटी से पूछा तो वह कह रही है कि वह तो रोज की तरह नौकरी पर जाते हैं। उनकी नौकरी तो कभी छूटी ही नहीं थी। वह रोज सुबह अपने काम पर जा रहे हैं। जरूर कविता झूठ बोलकर रोने धोने का नाटक करके मायके से पैसे ऐंठ रही है। इतना सुनते ही सुमित्रा देवी गुस्से में आग बबूला हो गईं और वह समझ गईं कि मेरी बेटी को अपने परिवार से, अपने मायके से, माँ से, भाई भाभी से कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है तो बस पैसों से। इस बार सुमित्रा देवी ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कविता भले ही मेरी बेटी है, लेकिन मैं इसके चक्कर में बेटे बहू की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अगर यह सच में परेशानी में होती तो मैं समझ सकती थी, लेकिन यह झूठ बोलकर अगर पैसे ले रही है तो यह मैं कतई होने नहीं दूंगी। इसने मेरे साथ विश्वास का गलत फायदा उठाया है। मन ही मन सुमित्रा देवी ने कविता को समझाने की ठान ली। 2-4 दिन बाद कविता फिर आई। वही आंखों में आंसू, हाथ में सामान की लिस्ट और वही हर बार का रोना। लेकिन इस बार कविता की बातें सुनकर सुमित्रा देवी सख्त होकर बोली, कविता, यह तुम्हारा मायका है, किराने की दुकान नहीं और ना ही बैंक, जहाँ तुम सामान की लिस्ट और खर्च के पैसे लेने चली आती हो। यहाँ भी सबके खर्चे हैं और तुम्हारा भाई इतनी कमाई नहीं करता कि वह बाहर बार तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सके। उसके भी खर्च हैं, उसका भी परिवार है, उसकी भी जरूरतें हैं। वह तुम्हारी 1 बार, 2 बार, 3 बार मदद कर सकता है, बार बार नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि रोज रोज नई नई मांगे लेकर मायके आने के बजाय अपने पति को बोलो। हट्टा कट्टा बैठकर रोटी तोड़ते हुए उसे शर्म नहीं आती? कब तक दूसरों के भरोसे बैठकर खाता रहेगा? जब वह अपनी पत्नी और बच्चों के खर्च भी नहीं उठा सका, तो फिर क्यों की उसने शादी? क्यों किए बच्चे पैदा? अचानक माँ का बदला हुआ रूप देखकर पहले तो कविता हैरान रह गई। गुस्सा तो उसे माँ पर बहुत आ रहा था और वह गुस्से में वही बोली, माँ, यह आपकी जुबान नहीं है। जरूर भैया भाभी के बस में आकर आप यह सब बोल रही हैं। यह सुनते ही सुमित्रा देवी चिल्लाकर बोली, कुछ तो शर्म कर। आज तक तेरे भैया भाभी ने कभी कुछ नहीं कहा, इसी का तू फायदा उठा रही है। यह सारी बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पति की नौकरी गई नहीं है। इतना सुनते ही कविता का चेहरा सफेद पड़ गया कि आखिर माँ को यह कैसे पता चल गया। तब सुमित्रा देवी ने कहा, कविता, जैसे मैंने तुम्हें पैदा किया है वैसे ही मैंने तुम्हारे भाई नितिन को भी पैदा किया है। तो मुझे बेटे की गृहस्थी भी देखनी है। और वैसे भी तुम अपने भाई की जिम्मेदारी नहीं हो, तुम अपने पति की जिम्मेदारी हो। जब तुम्हारा भाई अपना परिवार देख सकता है तो तुम्हारा पति क्यों नहीं? जाकर उससे कहो कि निठल्लों की तरह बैठकर खाना बंद करे और कुछ हाथ पांव चलाए। नितिन और मेघा दरवाजे पर खड़े माँ बेटी की सारी बातें सुन रहे थे। अचानक कविता की नजर नितिन पर पड़ी और वह उसके पास जाकर बोली, भैया, सुन रहे हो ना कि माँ कैसी बातें कर रही हैं? तब नितिन ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा, हाँ सुना मैंने कविता, माँ की सारी बातें सुनी, जो बात मुझे बहुत पहले कह देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।